स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। साल था 2011 और था मार्च का महीना। जापान के फुकुशिमा प्रीफेक्चर नाम के एरिया के अंदर 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, अर्थक्वेक आया। और उस अर्थक्वेक की वजह से जो फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू बिजली बनाई जाती थी, वो प्लांट पूरी तरह डैमेज हो गया। न्यूक्लियर मटेरियल एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में रिलीज हो गया, जमीन पर पानी में मिल गया, और इसके साथ साथ आसपास के इलाके रहने लायक नहीं बचे। फिर आया साल 2016। कुछ लोगों ने कहा कि जापान को बहुत खर्चा उठाना पड़ रहा था। इस यूरेनियम से जो पानी रिएक्ट हुआ है, वेस्ट वाटर है, कंटैमिनेटेड वाटर है, वो पानी जो कि गंदा हो गया है, उस कंटैमिनेटेड वाटर को अब वापस धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, महासागर के अंदर। ऐसा सजेशन ही कई लोगों के द्वारा बहुत सवाल उठाए गए, इस बात पर बहुत क्रिटिसाइज किया गया। 2016 में ऐसा एक डिसीजन लिया गया था, बट जापान की संसद, पार्लियामेंट ने 2021 के अंदर फाइनली ये फैसला लिया कि हाँ, अब हमें धीरे धीरे 1.25 मिलियन टन वेस्ट वाटर जो भी इकट्ठा किया हुआ है इस पावर प्लांट और आसपास के इलाके में, जिसको अभी हम रिलीज नहीं कर रहे थे, उसको धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करेंगे। और लगभग 30 साल का, 3 डेकेड का ये प्रोजेक्ट रहेगा। इस प्रोजेक्ट में $76 बिलियन आ रहे हैं। इस पावर प्लांट को डीकमीशन करने के लिए इतना खर्चा उठाना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है, जापान ने 2023 से ये करना शुरू कर दिया है। इस साल से ये शुरू हो जाएगा जापान का जो डिसीजन है फुकुशिमा के वेस्ट वाटर को ओशन में मिला देने का। क्या ये सही है? क्या जापान के पास और कोई रास्ता नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है वसु कटारा। आप जरूर इस सेशन के माध्यम से इन सारे सवालों के जवाब ले पाएंगे। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वसु कटारा स्टडी IQ हमारा टेलीग्राम चैनल है, अचीव UPSC के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ऐसे कई सारी इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियोस आप देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक अवेलेबल रहेगा। vasu.katara@studiiq.com मेरी ईमेल आईडी है। UPSC प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप यहाँ कर पूछ सकते हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि जापान के पास कोई और रास्ता नहीं है क्या? तो कहानी मैंने बताया 2011 मार्च की है। 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था और उसकी वजह से फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट के रेडियो एक्टिव मटेरियल को आम पानी के साथ, हवा के साथ, हर चीज के साथ हमने मिक्स होते हुए देखा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो इतना 1.25 मिलियन टन वेस्ट वाटर इकट्ठा हो गया है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसको हम धीरे धीरे पैसिफिक ओशन में रिलीज करना शुरू करें। और इस साल से 2023 से ये प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो कि इस रिएक्टिव प्रेशर वेसल के थ्रू, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रेशर वेसल्स के थ्रू जो रिलीज हुआ, क्योंकि ये फट गया था, इट एक्सप्लोडेड भूकंप के बाद, और एक्सप्लोड होने की वजह से यहां से न्यूक्लियर मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल एम्बिएंट एयर, सॉइल, वाटर, हवा में, मिट्टी में, हर जगह रिलीज हुआ और वहां पे लोग रह नहीं सकते हैं। तो वहां पे एरिया भी वेस्ट जा रहा है, वहां पर ये पानी भी इकट्ठा है, ये प्रोजेक्ट भी बंद पड़ा है, सरकार को खर्चा भी उठाना पड़ रहा है, और $76 बिलियन तो इसे डीकमीशन के लिए लगेंगे। अब सवाल यह कि क्या हम इसको और कोई सोल्यूशन की तरह, और कोई रास्ते की तरफ नहीं ले जा सकते क्या? और ये पानी जो गंदा हो गया, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला हुआ है, क्या हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते क्या? प्योरीफाई कर लें, जो पॉल्यूटेंट है, जो केमिकल्स हैं, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, अलग कर दें। इनफैक्ट टेप्को क्या है जी? टेप्को है टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। टेप्को के द्वारा, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के द्वारा जो ऑपरेट करती है फुकुशिमा पावर प्लांट को, उसने कहा इट हैज ट्रीटेड द वाटर टू रिमूव मोस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ज्यादातर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल को हटा दिया गया है, प्योरीफाई कर दिया गया है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा ने 2021 के अंदर यह भी कहा था कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दुनिया ने सजेस्ट करे हैं ना, हमने इतना प्यूरिफाई कर दिया है, इतना सैनिटाइज कर दिया है, यहाँ का पानी, केमिकल्स रिमूव कर दिए हैं कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के भी ऊपर है। मतलब आपने इतना बोला था, हमने और ज्यादा प्यूरिफाई कर दिया, हमने उसको ज्यादा से ज्यादा क्लीन कर दिया है। गवर्नमेंट ने ये रूल रेगुलेशंस बनाए थे कि 1/40 जो परमिटेड लिमिट है उसका 1/40 ट्रिटियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, ट्रिटियम, यूरेनियम, ट्रिटियम, ये सब के नाम सुने होंगे आपने, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। 1/40 ऑफ व्हाट द परमिटेड लिमिट ऑफ ट्रिटियम इज, उतना हम यहाँ पर
क्रिएट करेंगे, पानी के अंदर उतने लेवल पर हम ले जाने की कोशिश करेंगे। और यही तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि टेपको ने एक्चुअली ये काम करके दिखाया है। अब उनके पास उस वाटर को स्टोर करने के लिए वाटर टैंक नहीं है, तो वापस पैसिफिक ओशन में से जहां से आया पानी वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तो वैसे भी रिलीज करते ही हैं न्यूक्लियर वाटर, पानी के अंदर वैसे न्यूक्लियर मटेरियल से जुड़ा हुआ वाटर वैसे भी रिलीज करते हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हाँ, आप करो तो सही है, हम करें तो गलत, ये क्या बात है भाई? However, there is no known threshold below which radiation can be considered safe. आप नहीं कोई बता सकते लिमिट की जिसके नीचे रेडिएशन सेफ होगा। रेडिएशन impacts us, it impacts our body. Any discharge of radioactive material will increase the risk of cancer. कोई भी आप पानी में ऐसे रेडियोएक्टिव मटेरियल छोड़ोगे, कैंसर का खतरा है, मछलियां मर जाएंगी। मछुआरे क्या पकड़ेंगे? फिशरमैन क्या पकड़ेंगे? मछलियों में केमिकल्स आ जाएंगे, रेडिएशन आ जाएगा, वो हम खाएंगे, हमारी और हमारी आने वाली जनरेशंस को असर पहुंचेगा, लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, उनकी तो इकोनॉमी ही डैमेज हो जाएगी, और बहुत सारे हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकते हैं व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू सच रेडियोएक्टिव मटेरियल। कितने ज्यादा हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकते हैं। चलो हम समझते हैं अगर हम पानी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डिस्चार्ज करें, क्या उससे ये रिस्क खत्म हो जाएगा? नो। अगर आप देखेंगे कैंसर तो फिर भी हो सकता है। हाँ, उतना ज्यादा उतना तेजी से वहां की फिशरमैन को उतना इंपैक्ट नहीं होगा, अचानक से इंपैक्ट नहीं होगा, बट इंपैक्ट तो डेफिनेटली होगा ना। ये बात आपको समझनी है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं, दे एक्सपेक्ट द अफेक्टेड वाटर टू पॉइजन द फिश। दे आर सेइंग दैट इट इज गोइंग टू पॉइजन द फिश। ये मछलियों को एक तरीके से जहर देने के बराबर हो गया। जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको मछली खाना पूरी तरह छोड़ना होगा, अगर जो डिस्चार्ज पॉइंट के आसपास लोग रह रहे हैं। इनफैक्ट साउथ कोरिया जो एक पड़ोसी देश है जापान का, उसने तो सी फूड इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया है फुकुशिमा और उसके आसपास के इलाके से। जापान इस बात से खुश नहीं है, पर साउथ कोरिया इसको बंद कर चुका है इंपोर्ट करना। सब जापान के बाकी ऑप्शंस क्या बचे? व्हाट आर द अदर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल विद जापान? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं गवर्नमेंट कितने ही समय तक पानी स्टोर कर सकती है, इट कैन नॉट स्टोर द वाटर फॉर लॉन्ग, इट हैज टू डिस्चार्ज इट। उसको ये पानी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिटियम की जो हाफ लाइफ है, द टाइम इट टेक्स फॉर इट्स क्वांटिटी टू बी हाफ थ्रू रेडियो एक्टिव डिके, कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो धीरे धीरे डिके की तरफ, उसकी पोटेंसी, उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाती है। ट्रिटियम का हाफ लाइफ 12 to 13 ईयर्स है, 12 से 13 साल। द क्वांटिटी ऑफ एनी अदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट इन द वाटर विल ऑल्सो डिक्रीज इन दिस टाइम। और पानी में अगर और कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप मौजूद भी है तो वो भी इन 12-13 सालों में, जब तक ट्रिटियम का रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, वो भी धीरे धीरे डीके होता रहेगा। जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप पानी के अंदर मौजूद है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, उनकी भी हाफ लाइफ धीरे धीरे कम होती जाएगी, उनकी भी लाइफ कम होती जाएगी, और आपको इस तरीके से पानी और कम रेडियो एक्टिव होता हुआ दिखेगा। जापानीज गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया है, जो भी आसपास का फुकुशिमा का आसपास का इलाका है वहां कोई रह तो सकता नहीं है, राइट। हजारों टैंक बनाए हुए हैं जहां पर पानी जमा है, हजार क्यूबिक मीटर के कैपेसिटी के टैंक है जी, बहुत बड़े टैंक बना रखे हैं। बट अल्टीमेटली काफ़ी ये पानी एक्सीडेंटली फ्लश हो जाता है, कई बार टैंक टूट जाते हैं, कई बार ओवर स्टोरेज हो जाती है, कई बार पानी गर्मी की वजह से भाप बन जाता है, वेपराइज हो जाता है, तो न्यूक्लियर मटेरियल तो वैसे भी रिलीज हो ही रहा है ना। तो कई सारे एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो एटॉमिक एनर्जी को कंट्रोल करने का काम करती है, IAEA, कई सारे IAEA के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि अगर ये टेक्निकली फीजिबल होगा तो हम जरूर से इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि जापान को इस रेडियो एक्टिव वाटर से मुक्त बनाया जाए। पर देखिए कई सारी एनजीओ हैं जो इस बात से खुश नहीं है, जैसे FOE जापान नाम की एक एनजीओ है। वी स्ट्रांगली कंडेम द डिसीजन बाय द जापानीज गवर्नमेंट टू रिलीज कंटामिनेटेड वाटर इन द ओशन। वो बुराई कर रहे हैं कि ये गलत है, किसका कितना नुकसान हो सकता है, राइट। IAEA तक एक तरीके से जापान का साथ दे रहा है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है जिसको कंट्रोल करना चाहिए, वो खुद साथ दे रहा है जापान का कि ये टेक्निकली फीजिबल है और ये किया जाना चाहिए। जबकि आप खुद सोचिए इसका कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। अब सवाल ये बनता है कि जो पैसिफिक ओशन का हमारा इलाका है, क्या इससे अफेक्ट पहुंचेगा? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सारे इलाके पैसिफिक ओशन में सारे कंट्रीज आते हैं। दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न ओवर द जापान्स प्लान। जापान की इस योजना के खिलाफ सबने चिंता जताई है। एवरीबडी इज वरिड। इनफैक्ट एक पैसिफिक आइलैंड फोरम नाम का एक ग्रुप है जिसमें कई सारी कंट्रीज जो ये पैसिफिक ओशन में एरिया शेयर करती हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो सोचा भी नहीं जा सकता तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो, न्यूक्लियर कंटामिनेटेड वाटर तुम पानी में छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है।
पहले हमें और स्टडी करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तब जाकर ये एग्जीक्यूट करो। इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में क्यों हो भाई? इस पर सवाल उठाया जा रहा है और इस पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड इसका बिल्कुल उल्टा देखेंगे, यूएस गवर्नमेंट और उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने जापान के इस प्लान को सपोर्ट दिया है। देखो, कभी भी कहीं पर भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट तो होता ही है, चाहे वो यूक्रेन, उस टाइम पे यूएसएसआर के अंदर शर्नोबिल नाम का जो न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेज हुआ था वो हो, चाहे वो जापान का फुकुशिमा डाइची रिएक्टर आपको डैमेज देखने मिला। इस एक्सीडेंट की वजह से जापान जो न्यूक्लियर एनर्जी से 30% बिजली बनाता था 2011 में, 30%, आज वो 2022 तक आते आते 11 साल में सिर्फ 5% रह गया है। जापान खुद अब न्यूक्लियर एक्सीडेंट से डरता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। पर अभी जो जापान की गवर्नमेंट फूमियो किशिडा नाम के लीडर के पास है, ये जो करंट गवर्नमेंट है जापान की, उसने ये प्लान बनाया है टू अपग्रेड एंड रीस्टार्ट ओल्डर रिएक्टर्स एंड बिल्ड न्यू रिएक्टर्स। पुराने रिएक्टर्स को रीस्टार्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे और नए रिएक्टर बनाएंगे, क्योंकि कोल, पेट्रोल, डीजल कहां तक जलाया जा सकता है भाई? आपको रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स चाहिए। हाउएवर इंडिया, चाइना, हम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के अंदर। इनफैक्ट मोदी जी तो 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। 500 गीगावाट इतनी बिजली बनाएंगे हम रिन्यूएबल सोर्सेज से, सोलर, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। सवाल ये उठता है कैसे कर पाओगे? न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ाना होगा, और इंडिया को तो अब वैसे भी न्यूक्लियर मटेरियल मिलता ही है, क्योंकि यूएस के साथ हमने एग्रीमेंट किया, चाइना, हमने जापान के साथ एग्रीमेंट किया। चाइना भी हमारी तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाह रहा है। तो इंडिया को अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, कोल, कोयला, पेट्रोल, डीजल कम जलाना है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज का सहारा तो लेना होगा। बट ये जापान के एक्सपीरियंस से सीखना होगा कि कल जाके ये सिचुएशन हमारे यहाँ अगर पैदा हुई तो हम कैसे बच सकते हैं। इंडिया में भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च ने, DAE नाम का हमारे देश में एक अलग डिपार्टमेंट है जो एटॉमिक एनर्जी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, KKNPP इसका नाम है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। भाई कहाँ पे है ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। यहाँ पर हम खास ख्याल रख रहे हैं कि ऐसा कोई जापान जैसा डिजास्टर ना हो। जापान के डिजास्टर में आपको देखने मिलेगा ये फुकुशिमा डाइची प्लांट में बड़ी ऊंची दीवारें भी थी कि सुनामी का पानी अंदर ना घुसाए, अगर तेज सुनामी की लहरें आती हैं वो तक टूट गई थी। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि तमिलनाडु के अंदर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ रहेगा? इस पर बहुत सवाल उठते हैं। बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है तमिलनाडु के अंदर कि फुकुशिमा देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी हो सकता है, बंद करो इसे। तो इंडिया को भी चौकन्ना रहना जरूरी है और अपने सेफ्टी मेजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है हमें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हमारे लोगों को सेफगार्ड करना है, हमारे क्लाइमेट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है खासकर तटीय इलाकों में, कोस्टल एरियाज के अंदर, जहाँ पर सुनामी की लहरें तेज आ सकती हैं, ऊंची लहरें, ऊंची वेव्स आ सकती हैं, बहुत तेज स्पीड पे आ सकती हैं और डैमेज कर सकती हैं ऐसे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो फाइनली बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जापान के एक्सीडेंट से, इस पूरी एक्टिविटी से इंडिया को सीखना चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे रेपुटेशन बनने में बहुत कम समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, और रेपुटेशन जाने में क्षण भर का समय, चुटकी बजाने जितना समय। फाइनली जापान 2023 से 1.25 मिलियन टन्स वेस्ट वाटर जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का था वो रिलीज करना शुरू करेगा पैसिफिक ओशन के अंदर। ये पूरा उसका $76 बिलियन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि ये फुकुशिमा पावर प्लांट को डीकमीशन कर सके, बंद कर सके। आप जरूर मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट होइएगा। वसु कटारा स्टडी IQ अचीव UPSC के नाम से ग्रुप है। ईमेल आईडी है vasu.katara@studyIQ.com। और आप हमारे कोर्सेज, सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के जुड़े हुए कोर्सेज हैं 18,999 के अंदर आपको UPSC प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच 3 देखने मिलेगा। थर्ड बैच शुरू हो रहा है हमारा 31 जनवरी से शाम 6 बजे। मैं खुद आपको इन बैच में पढ़ाऊंगा। वसु लाइव कूपन कोड यूज़ करना है आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना है। वसु लाइव कूपन कोड यूज़ करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना है। साथ साथ studyIQ.com पे आप हमारे कोर्सेज में जाके मैं बता देता हूँ कैसे एनरोल करना है। जैसे लाइव फाउंडेशन बैच 3 आपको सामने देखने मिलेगा, बाय नाउ पे क्लिक करना है, आपको वसु लाइव कूपन कोड यूज़ करना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए VASULIV। आप फोन कॉल पे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। आपके कोई भी सवाल है इस प्रिपरेशन कोर्स के जुड़े हुए वो मैं आपको बता दूंगा। आई विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे पॉसिबल। आप जरूर ये कोर्स देखो, डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हुआ, 18,999 पर ले सकते हैं। और कोई भी फाउंडेशन बैच चाहे वो NCERT का हो, हमने क्या किया, बच्चों की जरूरतें समझी। जो शुरुआती स्टेज पे बच्चे तैयारी करते हैं
और बेसिक तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, उनको एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक बहुत सस्ता, बहुत कन्वीनियंट और बहुत क्वालिटेटिव कोर्स हमने लॉन्च किया है, एनसीईआरटी बैच। पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब की एनसीईआरटीज कवर की जाएगी इस कोर्स के तहत। यहाँ पे भी आपको वसु लाइव कूपन कोड यूज़ करना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और आप जरूर हमारे इस कोर्स में 1499 में 2 साल का कोर्स है, 4 महीने तक लाइव चलेगा, बाकी रिकॉर्डिंग सेव रहेंगी, लगभग 1500 रुपये का है, और इसका बेनिफिट ले सकते हैं एनसीईआरटी कोर्स का। एनसीईआरटी सारी कवर कराई जाएंगी, यूपीएससी और कई सारे एग्जाम्स के लिए जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी इसमें, तो जरूर आप इसका फायदा ले सकते हैं दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।